हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम बात करने वाले हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग की। चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में कहा था कि मोनोमरिक डाइबरिक कार्बोनिल्स होते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, स्ट्रक्चर भी बताई थी। बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो हेडिंग लिखो सिनर्जिक बॉन्डिंग। in carbonyl compounds. सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो CO है ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सिग्मा डोनर हैं और पाई एक्सेप्टर है। तो CO लिगेंड इज अ नॉन क्लासिकल ligand and act as sigma donor and pi acceptor. कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो इट बिकम्स लाइक दिस। सी ये स्ट्रक्चर बना दी, मान लो ये डोनर बन गया, मेटल M है, उसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया हेड ऑन ओवरलैपिंग से, एंड इट मेटल अपना एक फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से एक लोन पेयर डोनेट करता है टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO लाइक दिस। ये लाइक दिस इज पाई बैक बॉन्ड formed between fully filled d orbital of central atom and pi antibonding AMO of CO लूमो। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली है, लूमो मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल विच इज वैकेंट। फुल्ली फिल्ड के बाद में जो नेक्स्ट खाली ऑर्बिटल होता है दैट इज कॉल्ड लूमो ऑर्बिटल। ये डेफिनेशन बहुत केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कॉमन होती है, होमो एंड लूमो। तो पाई बैक बॉन्ड बन जाता है ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। कलेक्टिवली द बॉन्ड इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। सो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड collectively called as synergic bond। इस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो देखो क्या बात कह रहे हैं, ये एक अलग बात थी। CO एक स्पेशल टाइप का लिगेंड है। ये सिग्मा डोनर तो है ही, पाई एक्सेप्टर भी है, इसलिए पाई एक्सेप्टर के कारण CO इज कॉल्ड पाई एसिड एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड एक्सेप्टर इट इज कॉल्ड। तो करता क्या है, CO एक लोन पेयर डोनेट करता है एज यूजुअल। लिगेंड डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर इज डोनेटेड बाय CO टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल सेंट्रल एटम। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये एक तरीके से लोन पेयर डोनेट हुआ, बट साथ ही साथ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल of metal is properly oriented with the anti-bonding LUMO orbital, anti-bonding molecular orbital pi वाला LUMO, उसको ये लोन पेयर वापस डोनेट करता है और बैक बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कलेक्टिवली इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड पाई को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पाई सिग्मा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट होता है, एक बात तो जानते हो आप, किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा आएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, CO अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है, तो M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आया, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो जितना अच्छा सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड इधर दे दिया, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO के पास आई तो CO की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो CO की सिग्मा डोनर की टेंडेंसी भी बढ़ गई। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथन्स द पाई बॉन्ड, pi bond strengthens the sigma bond, and collectively the bond is called synergic bond. Synergic means in strengthening effect, कहते हैं ना synergized, strengthened, मिलके काम करना। तो sigma is supporting the pi bond and pi bond is supporting the sigma bond. That's why it is called synergic bond. तो इसका मतलब सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स में synergic bonding is observed, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर synergic bonding is observed। मैंने एग्जाम्पल ही बताए थे, जैसे PF3, PH3, PPH3, CO, CN-, इवन एथिलीन, बेंजीन, ये सब पाई एसिड एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट तो करते ही हैं, साथ में ये एक्सेप्ट करते भी हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। सो व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग? द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेल्प्स strengthening pi bond helps strengthening sigma bond। तो लिख भी दिया मैं, it is formed between the fully filled pi back bond। pi back bond is formed between fully filled d orbital of central atom and pi antibonding molecular orbital of CO which is LUMO। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस इज सिनर्जी बॉन्डिंग। CO सिग्मा डोनर है, हियर CO is sigma donor and pi acceptor। पाई एक्सेप्टर। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो, तो इस तरीके से ये बात कहते हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल याद रखना पाई वाला विच इज लूमो, वैकेंट है तभी तो बैक बॉन्ड बनेगा। सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन M and CO becomes greater than 1। 1 से बढ़ जाता है भाई, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कलेक्टिवली डबल बॉन्ड भी नहीं बोलेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने तब होता है, बट बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 1 ऑब्वियसली। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, आप जानते हो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। फ्री CO जो था, फ्री CO में जो बॉन्ड लेंथ है वो CO की बॉन्ड लेंथ छोटी थी, पर जब ये लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो ये बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली बढ़ जाती है। तो फ्री CO में बॉन्ड लेंथ कम है और कंपाउंड के अंदर CO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। वो कारण, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यू नो द फेमस टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। अब 4 बॉन्ड में से अगर मान लो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1 है, मान लो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो फिर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना रह गया घट करके 3 से 2.5। तो इसका मतलब जितना सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, C और O के बीच का बॉन्ड वीक पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्गर इज द सिनर्जिक बॉन्ड MCO bond, weaker will be the CO bond in carbonyl complex। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जाना, नोट्स बना लो अच्छे से। CO is a sigma donor, pi acceptor। Bond order between metal and CO, ये वाला सिनर्जिक बॉन्ड becomes greater than 1। और कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यहां बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1 हो गया है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो गया होगा। तो सिनर्जिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वीकर विल बी द CO बॉन्ड इन द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक नया पॉइंट ऐसे कहें, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड O, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। यहां अगर ये X पिकोमीटर है और कार्बोनिल कंपाउंड में ये अगर Y पिकोमीटर है, सुन लो ध्यान से, अगर फ्री C कार्बन मोनोऑक्साइड में CO बॉन्ड लेंथ X पिकोमीटर है और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर CO की बॉन्ड लेंथ Y पिकोमीटर है, आपसे पूछ लूं मैं,
बताइए जरा कि एक्स और वाई में कंपैरिजन करें तो कौन छोटा कौन बड़ा। आपको पता है फ्री CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो चुका है। हियर बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 3 नाउ बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड, सो इफेक्टिवली हियर बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 1, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली x इज लेस देन y। फ्री CO का बॉन्ड लेंथ कम होता है और ये थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाता है, तो y इज स्लाइटली ग्रेटर, y इज स्लाइटली, ऐसा नहीं डबल हो गया, स्लाइटली, y इज स्लाइटली लॉन्गर देन x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर। तो y इज स्लाइटली लॉन्गर, ओनली स्लाइटली लॉन्गर, ये ध्यान रखें, बहुत ज्यादा नहीं होता, ओनली स्लाइटली लॉन्गर। तो y इज स्लाइटली, ओनली स्लाइटली लॉन्गर, ओनली स्लाइटली लॉन्गर देन x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात आती है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का इस CO बॉन्ड लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। M जितना बढ़िया पाई डोनर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा, और जितना सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा C और O के बीच का बॉन्ड वीक पड़ेगा, और C और O के बीच का बॉन्ड वीक पड़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके पहले ये बात लिखो, फिर लिखेंगे उसको, नोट इट डाउन। अब ये बात तो कह चुके हैं कि स्ट्रॉन्गर इज द सिनर्जिक बॉन्ड, वीकर विल बी द बॉन्ड बिटवीन C एंड O। सिनर्जिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी मेटल की ज्यादा होगी। तो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, greater will be its tendency to donate lone pair to anti-bonding pi LUMO of CO, anti-bonding pi LUMO of CO। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज्यादा होती है? जब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू द एंटी बॉन्डिंग LUMO ऑफ CO। तो ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू द, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? M माइनस की टेंडेंसी M से ज्यादा है, M प्लस से ज्यादा है, M2 प्लस से ज्यादा है। डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू CO and hence decreasing strength of synergic bond। फिर सुन लो, अच्छे से समझ लो बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। IIT में क्वेश्चन भी आया हुआ इसके ऊपर। M माइनस मेटल पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, सबसे कम टेंडेंसी M2 प्लस की है यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो लोन पेयर अच्छा डोनेट नहीं करता, तो सिनर्जिक बॉन्ड वीक बनेगा। सिनर्जिक बॉन्ड जितना वीक बनेगा C और O के बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो C जितना वीक बनेगा तो इसका मतलब M2 प्लस ग्रेटर देन M प्लस M माइनस।
डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोनिल्स। ये था IIT में क्वेश्चन। IIT एडवांस्ड में क्वेश्चन आ चुका है और जेई मेन में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वही जो IIT एडवांस्ड के होते हैं। जब से 2019 से 2020 में इन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देने शुरू किए हैं। आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस अब उन्होंने 75 क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, जिसमें 5 तीनों सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं। पेपर में 5 क्वेश्चन कम किए हैं 1 घंटे में, तो लेवल थोड़ा बढ़ाया है। और कई बार अब वो IIT जेई के जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं उनके आने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। तो ये क्वेश्चन जेई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M2+ की टेंडेंसी सबसे कम है लोन पेयर डोनेट करने की, सिनर्जिक बॉन्ड सबसे वीक है, तो C और O के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोनिल्स, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोनिल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। I hope you have understood the point. So this is what you talk about synergic bonding in carbonyl compounds. ऐसी synergic bonding G salt में भी होती है, but G salt में सिग्मा डोनर नहीं होता। एथिलीन इज पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, वो पाई डोनर है और पाई ही एक्सेप्टर है, वो भी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आता है। तो चलो पढ़ लेते हैं, ये बात तो कंप्लीट हो गई, इसको नोट करें, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हेडिंग लिखो, बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट, नोट इट डाउन, इसको पहले नोट करो। यहीं पे एक नोट करके पढ़ लेते हैं, हालांकि सिलेबस में ये बहुत मेंशन नहीं होता बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं है कि हमें बॉन्डिंग पढ़नी है इन द जी सॉल्ट, नॉट इन जेई सिलेबस, बट फिर भी पढ़ें। सिनर्जिक बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट, जी सॉल्ट का फॉर्मूला याद होगा आपको, K PtCl3 eta2 C2H4, ये है कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो लिगेंड है C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है, अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर। पाई ही डोनर, अच्छा CO में और इसमें क्या अंतर है? कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, और ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो एक तरीके से C2H4 इज पाई एक्सेप्टर, पाई एसिड लिगेंड। जैसा CO है पाई एसिड लिगेंड, ऐसे इसको बोल सकते हैं पाई एसिड लिगेंड, और इसमें बॉन्डिंग कुछ इस टाइप की होती है। जरा एनायन देखो, PtCl3 स्क्वायर प्लेनर है अबाउट प्लेटिनम, eta2 C2H4 माइनस, दिस इज DsP2 है, ये स्क्वायर प्लेनर अबाउट
प्लेटिनम। प्लेटिनम के अबाउट स्क्वायर प्लेनर है, बट द होल कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्क्वायर प्लेनर बिकॉज C2H4 परपेंडिकुलर प्लेन में होता है ऑफ PTCl बॉन्ड्स। कैसा? कुछ ऐसा। Cl नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर में, और यहां जो होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे C डबल बॉन्ड ना बनाओ, चलो सिंगल बॉन्ड, मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देता हूं, और ये H, ये H, ये C2H4 में सिग्मा बॉन्ड सिस्टम हुआ, एंड द पाई बॉन्ड इज लाइक दिस। सो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां एक इस तरीके से ये डोनेट करता है। सो ये थी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू दिस, और साथ में प्लेटिनम का एक d ऑर्बिटल भी होता है। अब वो कैसे शो करें? मान लो ऐसे शो कर लो, ये रहा, और यहां पर प्लेटिनम का भी एक d ऑर्बिटल होता है, फुल्ली फिल्ड। ये पाई बैक बॉन्ड। कैसे खिचड़ी पक गई देखो, थोड़ा कम समझ में आता है स्टूडेंट्स को। एक तो जो CH बॉन्ड्स हैं वो इन PTCl बॉन्ड्स के प्लेन में नहीं हैं, इट इज इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो C2H4 के कार्बन कार्बन तो सेम प्लेन में आएंगे, बट उनके CH बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में आ रहे हैं, तो दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। दूसरी बात, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड, ये पाई बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड बाई C2H4 टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम एटम, और प्लेटिनम के पास एक d ऑर्बिटल होता है फुल्ली फिल्ड, विच गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एंटी बॉन्डिंग लूमो ऑफ। ये एंटी बॉन्डिंग लूमो है, एंटी बॉन्डिंग लूमो ऑफ C2H4 पाई, एंटी बॉन्डिंग पाई लूमो ऑफ C2H4 accepts lone pair of electron from the fully filled d orbital of platinum। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप चाहें तो स्किप कर दें, नॉट इन जेई। बॉन्डिंग ऑफ G salt is not in जेई। बॉन्डिंग ऑफ G salt is not in जेई। जेई में नहीं होती है, बट फिर भी बता देते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बिल्कुल कार्बोनिल जैसा ही है। बट यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम। साथ ही साथ प्लेटिनम का जो d ऑर्बिटल है फुल्ली फिल्ड, इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एंटी बॉन्डिंग लूमो पाई लूमो ऑफ C2H4 एंड फॉर्म्स back bond, pi back bond, and because of that it has got synergic bonding। So synergic bonding, ये भी synergic bonding है। अच्छा ध्यान दो, प्लेटिनम के अबाउट इट इज DsP2, इट इज स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये। Platinum is present in the +2 oxidation state, but C2H4 molecule is not in the same plane। तो CH bonds of C2H4 are not in PTCl bonds plane। तो PTCl के जो तीनों बॉन्ड्स हैं, मान लो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में हैं, तो ये जो CH वाले बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड से प्लेन से बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। सो CH bonds of the C2H4 not in the PTCl plane, the whole molecule is not planar, it is planar about platinum, but the whole molecule is not planar। So this is the point you are supposed to remember। Moreover, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही डोनेटेड है, but the bond is sigma bond, it is considered to be sigma bond।
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हुई है टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम एटम, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर्ड होता है भले ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हुई हो। तो ये सब पॉइंट्स थे। आप देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो तो टेंशन मत लेना। टेंशन से वो जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी और टेंशन में आ जाओगे। लीव इट, स्किप इट। मैं पहले लिख चुका हूँ, नॉट इन जेई। आप स्किप कर दो, मत पढ़ो, पढ़ाया भी नहीं जाता। ये तो मैं कई बार मन में आता हो तो पढ़ा देता हूँ, बट वी हियर आर एमिंग फॉर IIT JEE एडवांस्ड। साथ में मेन तो हो ही जाता है, एडवांस्ड के लिए तो एडवांस्ड के लिए हम कवर करते हैं। मैं बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को, बट मैंने लिखवा दिया, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट आई हैव टोल्ड इट इज ऑल्सो द synergic bonding, CH bonds of the C2H4 not in this much plane. So like that you are supposed to remember this is G salt. G salt का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, अबाउट प्लेटिनम इट इज प्लेनर ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग synergic bonding ऑफ द G salt इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये था दैट यू शुड रिमेंबर। दैट्स इट फॉर नाउ। ये हो गया इसको नहीं, इसमें थोड़ा सा और पोर्शन बाकी है। हाँ यस, मैंने कहा NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ओनली बुक यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम माई नोट्स एंड DPP शीट्स एंड ऑल दैट इज NCERT, सफिशिएंट फॉर IIT JEE एडवांस्ड। NCERT में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, कई बार हम उसे पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है, तो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो NCERT लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। सर कुछ रह भी जाता है क्या? रह सकता है, कुछ ना कुछ, ह्यूमंस हैं हम भी, पूरा पढ़ाते हैं। आप देखोगे लगभग कंप्लीट होता है नोट्स हमारे, मैं लिखवाता भी थोड़ा ज़्यादा हूँ, बट फिर भी कुछ रह सकता है। तो स्टूडेंट्स NCERT लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें, और पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय नहीं लगेगा, उनको लगेगा यस ये, अरे ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़, अरे ये वाला रह गया था पॉइंट, चलो उसको नोट्स में, आप जो नोट्स बना रहे हो अभी उनमें लिख लो, हाँ ये वाला पॉइंट्स रह गया था, लाल पेन से लिख लो कि हाँ ये वाला पॉइंट सर ने कवर नहीं किया था, चलो हमने NCERT से कवर कर लिया। डू इट, बी प्रोएक्टिव, कमियां ना निकालें, पढ़ें, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, तो ध्यान दें। तो लास्ट में एक पेज है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के NCERT में, बिल्कुल आखिरी में, एप्लीकेशंस ऑफ एंड यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उससे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई पॉइंट्स तो मैंने बता भी दिए, जैसे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। इस तरह कई पॉइंट्स हैं। अब चलो मुझे याद आ गए तो मैं लिखवा देता हूँ वो पॉइंट्स आपको। With that chapter will come to an end, the most important chapter of inorganic chemistry. तो लिखो heading applications of coordination compounds। पहले ये नोट कर लो, फिर लिखो applications of coordination compounds। Applications of coordination compounds। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे एक दो पॉइंट्स जो मैंने बताए भी थे मैं रिपीट भी कर देता हूं, जैसे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA, that is CaEDTA 2- is used in treatment of lead poisoning। कई बार लेड पॉइजनिंग हो जाती है, लेड इज नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो हेल्थ डिजास्ट्रस है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेड जो होता है Pb2+, वो कैल्शियम का जब EDTA सॉल्ट से रिएक्शन करवाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स Pb2+ का बन जाता है, और ये इस टाइप से EDTA। -2+ कैल्शियम 2+ इज फ्री एंड कैल्शियम 2+ इज हार्मलेस, वो तो बल्कि बोन की डेंसिटी बढ़ाएगा।
बोन में कैल्शियम की डेंसिटी बढ़ाएगा, वो तो फायदा ही देता है कैल्शियम 2+ तो Pb2+ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है देन कंपेयर टू कैल्शियम 2+। कई बार स्टेबिलिटी में ऐसा भी आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लें विच डज नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA4-। मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि विच डज नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA4-। अब मान लो 4 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हों आपको, क्या 4 ऑप्शंस हैं? कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बेरिलियम 2+, Pb2+, या Pb2+ तो मैंने बता ही दिया, चलो और ले लो, मान लो कोबाल्ट 3+, इस टाइप से। तो आंसर इज, बताओ क्यों, बता सको रीजन क्या है भैया, पता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो आंसर इज सी, कारण। सॉल्यूशन क्या है? रीजन ये है कि बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता, और EDTA 6 बॉन्ड बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, एंड इट इज ए ऑक्टाडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो EDTA लिखो 4- इज हेक्साडेंटेट ligand forms 6 bonds with central atom। तो फिर तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता बेरिलियम 2+ के साथ। B2+ इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट and hence does not form and cannot expand its octet। सुन लो बात, EDTA4- इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, 6 बॉन्ड्स बनाता है, हेक्साडेंटेट है, बट बेरिलियम तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट ही एक्सपेंड नहीं कर सकता, इस कारण से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। तो आंसर इज बेरिलियम 2+। चलिए और हम पॉइंट्स बात कर रहे थे, पहला पॉइंट था। दूसरा ये भी शायद मैं बता चुका हूं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used for estimation of hardness of water, कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। पानी में कितना हार्ड वाटर है? हार्डनेस ऑफ द वाटर इज मेनली बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सॉल्ट्स जब डिजॉल्व होते हैं तो इन आयंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, नोट कर लें, नोट इट डाउन। थर्ड एप्लीकेशन, जैसे ये जो EDTA है, ये एक तरीके से EDTA नहीं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है सिस्प्लैटिन, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लैटिन फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, प्लेटिनम का है, सिस पोजीशंस पर 2 अमोनिया अटैच्ड हैं, अमीनो ग्रुप। तो ये है सिस्प्लैटिन इज एन एंटी कैंसर ड्रग। तो ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में काम में आता है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे यूज्ड इन मेटलर्जी,
ऑफ सिल्वर गोल्ड मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है? विल स्टडी इन मेटलर्जी। अब यहां तो नहीं पढ़ेंगे, काफी टाइम लगता है इस सब में, बट वो मेटलर्जी में, सिल्वर गोल्ड की मेटलर्जी में मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस होता है, वहां पर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस ऑब्जर्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। द नेक्स्ट वन, a solution of AgCN twice minus is used in silver plating of tableware। चांदी के बर्तन होते हैं ना, कई बार वो चांदी के होते नहीं प्योर चांदी वाले भी होते हैं, बट मोस्टली जो कटलरीज होती हैं, टेबल वेयर होता है। टेबल वेयर मतलब भोजन खाने के लिए चम्मच, प्लेट और कटोरियाँ, ये सब कई बार वो चांदी की दिखती हैं, तो कई बार उन पर चांदी का पॉलिश होता है। पॉलिश का मतलब ये नहीं है कटोरी ली और उस पर गोल्ड ये सिल्वर का सोल्यूशन लिया और बस ये ले पॉलिश, नॉट लाइक दैट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो। तो सिल्वर प्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो सॉल्यूशन ऑफ AgCN twice minus, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन सिल्वर प्लेटिंग ऑफ द टेबल वेयर। तो लोहे के बर्तन या कॉपर के बर्तन या किसी और मेटल के बर्तन पर अगर सिल्वर की कोटिंग करनी है तो वी यूज द कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशन Ag cyanide complex of silver iron. It is a complex compound. Sixth, next point is that chlorophyll. आप जानते हो ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स contains what? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में एक सेंट्रल एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल जैसे और कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे B12 कॉम्प्लेक्स कंटेन कोबाल्ट CO एज सेंट्रल एटम, और जैसे हीमोग्लोबिन कंटेन्स, ये सबको पता होता है, आयरन एज सेंट्रल एटम। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। एंड जैसे B12 हुआ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विच कंटेन्स आयरन। B कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। ये सब IIT में आ चुके हैं, JEE मेन में। तो ये थे। इसके अलावा ये लिख रहा हूं यहां पर, रीड NCERT का आखिरी पेज है ये, उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। कई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, रह गई एक आध इन्फॉर्मेशन तो नोट कर लेना। कई बार इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पता चला पूरा चैप्टर पढ़ लिया और खूब अच्छे से आपने आइसोबरिज्म ये वो खूब बढ़िया से एकदम लॉजिकल रीजनिंग के साथ, और क्वेश्चन आ गया कोई फैक्ट बेस्ड आखिरी कहीं लाइन से, ना हो पाया तो सोच कर देखो, इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत, इतना कॉन्फिडेंस था और वहीं से ना हो पाया क्वेश्चन, तो फिर वो बहुत दुख होता है इस बात का। फिर काश मैंने एक लाइन ये भी पढ़ ली होती, तो मतलब 99.9% मैंने पूरा कर लिया और 0.01% रह गया था, उसी की वजह से कई बार, या 0.1% रह गया था, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया। इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती। सो डू कंप्लीट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो गाइस ये था, चैप्टर कम्स टू एन एंड, चैप्टर इज कंप्लीटेड। दिस वाज coordination compounds, a very important chapter. And now we are moving on to the next third chapter, that is solid state. Solid state is also a good chapter, good visualization is needed. पूरी बात नोट करो और हेडिंग लिखो solid state.
नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 3 कॉमनली ऑब्जर्व्ड जो स्टेट होती हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आप जानते हो एक ही सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी को कई बार हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर मच स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी। सब्सटेंस यदि लिक्विड में है तो स्टिल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द थर्मल एनर्जी। और यदि सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हो चुके हैं एंड थर्मल एनर्जी इज वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी हाई। तो इसका मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ या रिलेटिव फोर्सेस लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज बाय वर्चू ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन तो पढ़ लिया हमने, गैसियस स्टेट पढ़ लिया 11th क्लास में। अब हमारा तीसरा जो फिजिकल स्टेट है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड में भी 2 तरह के सॉलिड्स से हम डील करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमारा पूरा फोकस रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड से। और चैप्टर इज अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो चैप्टर का नाम इनफैक्ट क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट नाम सॉलिड स्टेट है हर जगह पर, तो हम सॉलिड स्टेट ही यूज करेंगे। बट अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका मतलब सॉलिड भी 2 तरीके हो गए। मैं यही क्लासीफाई कर देता हूँ पहले। तो लिखो लेफ्ट साइड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कई बार स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स और इवन सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहलाते हैं। ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इतने सारे नाम हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अच्छा, प्रॉपर्टीज वाइज जरा देखें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो आयंस हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऑफ द सॉलिड, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। तो लिखो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, that is constituent particles. Atoms, molecules, ions, that is constituent particles of crystalline solids are arranged in a regular fashion. ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर फैशन में रहते हैं ये, एंड सेट टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये एक वर्ड यूज करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं होता, जिसकी वजह से दे आर सेट टू हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि यहाँ क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स या स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे। इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते, रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते, दे आर रैंडमली अरेंज्ड, आर रैंडमली और डिसऑर्डरली अरेंज्ड। डिसऑर्डरली अरेंज्ड और अरेंज नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली और डिसऑर्डरली अरेंज्ड, may have
शॉर्ट रेंज ऑर्डर, हाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसमें हो सकते हैं, होते ही हैं, तो मे हैव की जगह लिख दो सेट टू हैव, सेट टू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सर यहाँ तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, नहीं, लोकली कहीं कहीं ऑर्डर मिल जाते हैं इसमें, ओवरऑल लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते, बट दे कैन हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन्हें बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पर एटम्स मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड हों। अच्छा, जैसे यहाँ सेकंड पॉइंट, अब ये कहलाते हैं डू नॉट हैव, डू हैव या हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब दे मेल्ट एट ए फिक्स टेम्परेचर, दैट इज मेल्ट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ये एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, बट ये नहीं होते मेल्ट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट और सॉफन, सॉफ्ट हो जाते हैं ये। मतलब जैसे प्लास्टिक है, एग्जाम्पल लेंगे अभी कि प्लास्टिक जो होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स। इसको हीट करो तो कहीं से मुलायम पड़ जाएगा, कहीं से पिघल जाएगा, कहीं से सॉलिड रहेगा, तो उनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेल्ट और सॉफन इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये मेल्ट या सॉफन होते हैं। Do not have sharp melting point। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी लो। एग्जाम्पल्स जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, और जैसे मेटल्स, मेटल्स मतलब चाहे वो सोडियम हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, एटसेट्रा, सोडियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, एटसेट्रा। जबकि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स जैसे प्लास्टिक्स, रबर्स, बहुत तरह की रबर्स होती हैं, ग्लास, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल्स। प्लास्टिक्स, वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर, रबर्स, वेरियस टाइप ऑफ रबर्स आर देयर, एंड ग्लास, दीज आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एग्जांपल्स ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक बार नोट करो, इसी टेबल को कंटिन्यू करेंगे, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे इनमें। फोर्थ, जैसे ये फोर्थ पॉइंट है, तो दे आर कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड। एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स का मतलब है डिफरेंट वैल्यू ऑफ property in different direction। डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनाइसोट्रोपिक, एक होते हैं आइसोट्रोपिक, अभी आते हैं इस पर वापस। आइसोट्रोपिक होते हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन, हैव
सेम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये मार्कर इंक भरनी पड़ेगी इसमें, मैं 1 मिनट जरा इंक भरी लूं, आप इतने नोट करो, 2 सेकंड में अभी लिया, ये लो। हो गया। Isotropic have same value of property in all directions. तो सेम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस, एक्चुअली ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस एटसेट्रा, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब हैव सेम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस, जबकि एनाइसोट्रोपिक होते हैं हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसका रीजन ये है, देखो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक नहीं करनी है, ये लार्ज स्केल में चेक करनी है आपको। लार्ज आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, उस पर चेक करनी है प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि 2 एटम 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने प्लास्टिक के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनमें प्रॉपर्टी चेक करें। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ये था एक रैंडम, एक रेगुलर अरेंजमेंट था यहां इस टाइप से, मान लो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस अलग है x, और यदि इस डायरेक्शन में जाओगे तो 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, y। ये x है, ये y है, x इज नॉट इक्वल टू y, तो इसका मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच का जो रिपल्शन है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ इन दिस डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट, इन दिस डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट। समझ में आ रही बात? जबकि यहां रैंडमली अरेंज्ड हैं, मान लो ये समझाने के लिए ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, कहीं पास कहीं दूर कहीं पास, हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, ओवर ए लॉन्ग रेंज अगर मूव करोगे तो बिहेवियर वुड बी सिमिलर एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस वुड बी सेम। आइसोट्रोपिक, या समझ में ये सब बहुत आसान है ये, बट ये टर्म जरूर याद रखना है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिहेवियर बिल्कुल अलग आएगा, अलग डायरेक्शन में बिहेवियर अलग आएगा। सो लाइक दैट यू हैव टू से, ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमारा फोकस पूरा का पूरा जो पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हो आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहले ये पूरी बात नोट कर लो। नाउ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी देखो 4 तरीके से हम कह सकते हैं। 1 मेटालिक सॉलिड,
आयनिक सॉलिड, एंड थर्ड मान लो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे आते हैं जेई में भी। क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे? मेटालिक सॉलिड आप जानते हो, ऑल मेटल्स, मेटल्स होते हैं तो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो ऑल मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर एटसेट्रा, हर मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड्स। तो ये मेटल्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, दे आर ऑक्युपाइड बाय द मेटल एटम्स एंड देयर इज अ मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम्स, मेटालिक बॉन्डिंग होती है एंड दे हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट टू हाई melting point and boiling point, generally ductile, malleable, sonorous। सोनरस समझते हो आप, शायद 9th क्लास में पढ़ते हो आप। सोनरस का मतलब विच कॉज बेल, घंटी जैसी आवाज आती है, टन 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 टन। ब्रास की कई बार घंटी होती है, मंदिर में जाते हैं वहाँ पे घंटी बजाते हैं हम और पूजा अर्चना करते हैं, तो जैसे सोनरस बोलते हैं। तो सोनरस मीन्स विच कॉजेज बेल साउंड, तो बेल साउंड, घंटी की आवाज़ आती है इसमें से, तो सोनरस। तो मोस्टली जनरली प्रॉपर्टीज होती हैं ये। तो जनरल, डक्टाइल, मैलिएबल। अब ये मत कहना सर मरकरी है वो तो लिक्विड है तो वो सोनरस है क्या? अरे नहीं है वो सोनरस, वो क्यों सोनरस होगी, वो तो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में तो होना जरूरी है ना रूम कंडीशन पर। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम। तो मेटालिक सॉलिड्स मींस और मेटल्स, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग यू हैव स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग, एंड मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली डक्टाइल, मैलिएबल, सोनरस। डक्टाइल मीन्स which can be easily converted into wires, drawn into the form of wires. Malleable means the property of the metal by which it is converted into the thin sheets. Ability to be converted into thin sheets. Ductile, ability to be converted into or wires, drawn into the form of wires। तो वायर ड्रॉ कर सकते हो तो डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है, और थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से तो मैलिएबल कहलाती है। तो कई बार इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। अच्छा, यहीं पे एक बात होता है इनके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, ये पॉइंट रह गया था, इसको नोट करके लिख लो। ऐसे नोट करके एक पॉइंट लिख लें कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स मीन्स वीक प्लेन्स एंड कैन बी easily cut। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीवेज प्लेन्स होते हैं और वो आसानी से मैलिएबल इसलिए होता है, डक्टाइल आराम से कट कर सकते हो, आराम से वो डक्टाइल होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। दे कैन, वन प्लेन कैन मूव ओवर द अदर। तो क्लीवेज प्लेन्स बोलते हैं जिन्हें वीक प्लेन्स होते हैं, आसानी से वहां से आप कट कर सकते हो। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, हैविंग क्लीवेज प्लेन्स। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, क्या पता जेई मेन में यही पूछ लें, वो जानबूझ के इस तरीके से पूछते हैं,
भले ही ये बहुत डेप्थ वाला पॉइंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे आप बीटेक में अपने आईआईटीज़ में, तो हो सकता है वहाँ इसका रीज़न देखने को मिले स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सॉलिड स्टेट में डीप स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। बट एनसीईआरटी तो लिख देता है, लिख दो, बस एक लाइन ही तो है, आपको वो लाइन याद रखनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्लेन्स और वीक प्लेन्स एंड कैन बी इजीली कट। बस इतनी बात याद रखनी है, इसके डिटेल्स में अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है वैसे, आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉन्ग बैक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। तो वहाँ पे मुझे याद पड़ रहा है कि स्लिप प्लेन्स के नाम से जानते थे हम इनको, वीक प्लेन्स या क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज का मतलब टूटना, तो जहाँ से कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कुछ प्लेन्स वो इजी होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीक प्लेन्स, और स्लिप प्लेन्स और क्लीवेज प्लेन्स। तो मुझे उसको याद आ रहा है, शायद सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर ऑफ बीटेक में हमने ये सब पढ़ा था, आपको अभी सिर्फ याद रखना है। तो इस तरीके से आप कहते हो। तो ये हुए मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टीज थी। एग्जांपल्स, ऑल मेटल्स लाइक दिस। कमिंग टू सेकंड, आयनिक सॉलिड्स। इसको नोट कर लो पहले एक बार, नोट इट डाउन। दूसरे टाइप का सॉलिड आयनिक सॉलिड्स, और नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट एटसेट्रा। ये सब आयनिक कंपाउंड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही तो हैं। रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनमें कैटायंस का और एनायंस का, पुट एट द लेटेस्ट पोजीशंस। In fact, sodium chloride is very commonly known as rock salt structure. Very famous structure called rock salt structure. पढ़ोगे आप डिटेल में। Ionic bonds between constituent particles, that is cations and anions। तो कैटायंस और एनायंस के बीच में आयनिक बॉन्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो दैट इज आयनिक बॉन्ड्स, हार्ड एंड ब्रिटल। जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, काफी हार्ड होते हैं ये। हार्ड मतलब उन पर आप आसानी से मार्क नहीं कर सकते, कुछ स्क्रैच नहीं डाल सकते। दैट इज रेजिस्टेंस टू द स्क्रैच इज द हार्डनेस। ब्रिटिल मतलब दे आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का उल्टा होता है ब्रिटिल, मतलब जैसे चौक होती है, आप चौक पे एक हैमर मार दो, हथौड़ी मार दो, तो चौक एक बारीक पाउडर में टूट जाएगा। तो ऐसे ये ब्रिटिल होते हैं। सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटिल, हैव हाई melting point and boiling point because of the high strength of the ionic bond। तो इस तरीके के हम ये बात बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स, ऑल आर क्रिस्टलाइन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स, सारे ही बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो इन दिस कंपाउंड नॉन मेटल एटम्स, जनरली नॉन मेटल एटम्स होते हैं, मेटलॉइड भी हो सकते हैं। तो नॉन मेटल मेटलॉइड एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड in a giant network structure। देखो क्या स्टेटमेंट लिखा है, नॉन मेटल मेटलॉइड्स, जैसे सिलिकॉन होता है उसमें, तो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड एटम्स आर
covalently bonded in a giant covalently bonded network structure, maybe 2D और 3D structure। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा भी जाता है कि इनमें से कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स कौन से हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, silicon carbide is also called carborundum, SiC, silicon carbide is also called carborundum। बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं ये और ग्राइंडिंग में काम आते हैं, ये मशीन टूल्स बनाने में काम आते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स हैं, जैसे ALN एटसेट्रा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही हैं ये। तो डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है एंड एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड। दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी वेरी हाई, इवन बियॉन्ड 4000 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट इज ऑल्सो हैविंग द हायर मेल्टिंग, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बट लोअर देन डायमंड, एंड इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड एवरी बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द शीट। हालांकि एक शीट और दूसरी शीट में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। सिलिका, सिलिका इज ऑल्सो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम बोलते हैं, SiC, ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने में काम आता है ये। ग्राइंडिंग व्हील्स मतलब वो बहुत हार्ड होते हैं ये सब्सटेंस। तो वो जैसे आपने देखा भी होगा, मैं जैसे आइडिया दूं आपको, कई बार शहरों में तो कम होता है, छोटे टाउन्स में एक साइकिल पर आदमी जाता जाएगा और उसने पैडल पर एक व्हील लगाया होता है और आवाज़ लगाता जाता है कि कैंची पर धार लगवा लो, चाकू पर धार लगवा लो। तो वो जो घर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कैंची होती है, चाकू होता है, उस पर धार लगाने के लिए काम का व्हील होता है। तो व्हील के ऊपर जो ऊपर लाइनिंग होती है, कोटिंग होती है, वो होती है सिलिकॉन कार्बाइड की, जो कि काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है। अरे हार्ड सब्सटेंस होगा तभी तो चाकू का जो लोहा है, चाकू की जो आयरन है, उसे घिस पाएगा। तो चाकू के आयरन को घिसने के लिए, या कैंची का जो आयरन है वो भी अच्छा खासा हार्ड होता है, उसे घिसने के लिए उससे ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस चाहिए। तो वो हार्डनेस किस में है? सिलिकॉन कार्बाइड में है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉमनली, लिख लो यहाँ पर, SiC इज यूज्ड इन मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील्स। ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने में काम में आता है। अच्छा, क्या होते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज? वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, जनरल, इन जनरल। क्यों? जैसे डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल बट ग्रेफाइट इज नॉट हार्ड एंड ब्रिटल, ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट। तो सभी नहीं, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इन जनरल लिख दिया मैंने। ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट, पेंसिल बनाने में काम आता है, ग्रेफाइट लेड पेंसिल बोलते हैं उसको हम, ग्रेफाइट की लीड। तो इस तरीके से आप बोलते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनके फीचर्स जरूर याद रखेंगे, एक बार लिखो और फिर आखिरी लेंगे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नोट इट डाउन। फोर्थ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहां ध्यान दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं और यहाँ पर ना आयनिक बॉन्ड होते हैं, ना मेटालिक बॉन्ड होते हैं, ना कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं।
यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस आर देयर। तो अटैच्ड constant molecules are attached, atoms are attached through weak van der Waals forces of attraction. तो molecules, atoms are attached through weak van der Waals forces of attraction. जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड में कन्वर्ट कर दो काफी लो टेम्परेचर पर, इट बिकम सॉलिड। CO2 में C और O के बीच में भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, बट CO2 के बीच में तो वीक van der Waals फोर्सेस हैं। तो जैसे एग्जांपल्स अगर बात करें तो जैसे ड्राई आइस, सॉलिड CO2, आइस, सॉलिड H2O, थ्रू वीक, जैसे सॉलिड H2O के अंदर H बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, सॉलिड आर्गन। फुलरीन C60, हाँ यहां स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर फुलरीन तो C60 है ना, तो यहां तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं C60 में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पढ़ा था हमने 11th क्लास में, NCERT में है ये बोरॉन कार्बन फैमिली में। अरे ठीक है मेरे भैया, C60 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बट एक ही C60 थोड़ी होगा। एक C60 और दूसरे C60 के बीच में कौन से फोर्सेस, एक C60 दूसरा C60, उनके बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक van der Waals forces. That's why the melting point and boiling point of fullerenes is much lower than diamond and graphite. तो melting point and boiling point of the fullerenes are much lower than the diamond and graphite. तो fullerene is also the molecular solid, very important. यही कारण है fullerene के melting point, boiling point diamond, graphite के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सॉलिड अमोनिया, सॉलिड आर्गन, इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। ड्राई आइस, तो ये एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे सॉलिड आयोडीन I2 सॉलिड। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, क्योंकि I के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट I2 के बीच में वीक van der Waals फोर्सेस हैव low melting point and boiling point. So like that you define the molecular solids. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने आज क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर ली, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक टर्म इंपॉर्टेंट थे, याद रखने हैं, वो हमने बता दिया। और हमने कहा हमारा फोकस इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे रहेगा, और हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर बात की, जिसमें लास्ट के दो जो हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर्स या कोवेलेंट सॉलिड्स, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन पर क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। सो ऑल दैट, चलो हमने शुरुआत कर दी, चैप्टर इनिशिएट कर दिया। दैट्स इट फॉर नाउ।